हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और टॉपिक का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसको शॉर्ट में जो है ओसीडी भी कहते हैं। ये कई तरह का हो सकता है, उसमें से एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे अगर सिमेट्री से रिलेटेड ओसीडी है तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे सारी चीज़ें लगभग परफेक्ट लगी हुई हैं, एक जो है क्लिप मामूली सी हटी हुई है। तो जिसको सिमेट्री से रिलेटेड ओसीडी होगा तो उसको वो भी बर्दाश्त नहीं होगा, तुरंत उसको लाइन में लगाने की कोशिश करेगा। तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। आपने कई पिक्चर वगैरह भी देखी होंगी हो सकता है। तो सबसे पहली बात जो है, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर दिया कहाँ हुआ है, वो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5 TR इज टेक्स्ट रिवीजन, उसमें एक चैप्टर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उसमें दिया हुआ है। तो जो ओसीडी क्या है वो तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन पहले जो अदर रिलेटेड डिसऑर्डर्स जिसमें लिखा हुआ है एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उनके नाम कम से कम जान लें, क्योंकि वो नाम जानना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार सिम्टम्स जो है बाकी डिसऑर्डर्स के मिलते जुलते होते हैं ओसीडी से, तो वो डायग्नोसिस में मिस्टेक हो सकती है। इसलिए बाकी डिसऑर्डर्स के बारे में भी थोड़ा नाम तो पता होना चाहिए कम से कम। तो अदर रिलेटेड डिसऑर्डर कौन से? बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, होर्डिंग डिसऑर्डर है, ट्राइकोटिलोमैनिया है जिसको हेयर पुलिंग डिसऑर्डर कहते हैं, एक्सकोरिएशन जिसे स्किन पिकिंग डिसऑर्डर कहते हैं, सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन भी हो सकता है, कि कोई और मेडिकल कंडीशन है उसकी वजह से वो सिम्टम्स आ सकते हैं। फिर कोई और जो है स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे कि नेल बाइटिंग, लिप बाइटिंग, चीक च्यूइंग, ऑब्सेशनल जेलसी, ऑल्फैक्टरी रेफरेंस डिसऑर्डर। इस तरह के जो है और कई तरह के डिसऑर्डर्स इस चैप्टर में दिए हैं। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे आज? हम सिर्फ ओसीडी के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का जो है डायग्नोसिस कैसे होगा उस पर बात करते हैं। तो दो चीज़ें हैं ओसीडी में, एक तो ऑब्सेशन है, दूसरा कंपल्शन है। पहले इनको अलग अलग करके समझते हैं, फिर एक साथ समझेंगे। ऑब्सेशन तो कोई भी जो है परसिस्टेंट एंड रिकरेंट थॉट्स, इमेजेस या अर्जेस हो सकती हैं। परसिस्टेंट मतलब लगातार, रिकरेंट मतलब बार बार। कोई थॉट यानी कि आइडिया है या इमेज है, कोई चित्र है या अर्ज है, कोई इच्छा है, वो बार बार उसके दिमाग में आ रही है और लगातार आ रही है। और वो ऐसे थॉट, इमेज या अर्ज है जो कि अनवांटेड है, वो इंसान चाहता नहीं है कि उसके दिमाग में आए, लेकिन आएगी, वो रोक नहीं पाएगा और उससे उसको एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है। ये तो हुआ ऑब्सेशन। अब इस ऑब्सेशन से जो उसको एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, उससे रिलीव होने के लिए वो कोई एक्ट करेगा, वो हो गया कंपल्सन। जैसे अगर उसके दिमाग में बार बार, अभी मैंने सिमेट्री वाला बताया था, सिमेट्री का विचार आता है, हर चीज़ एकदम सलीके से लगी हो, थोड़ा भी दाएं बाएं नहीं हो। तो जैसे वो थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट किसी चीज़ को देखेगा तो ये कंपल्शन उसको होगा कि जाके उस चीज़ को सही करके रख दे। दूसरा एग्जाम्पल, उसके अंदर दिमाग में बार बार ऑब्सेशन ये आ रहा है कि कोई भी चीज़ वो टच करेगा तो उससे जो है उसके इन्फेक्शन हो जाएगा और इस इन्फेक्शन से बहुत सीरियस कोई बीमारी हो सकती है, मर भी सकता है, मान लो, ऐसा सोचता है वो। तो ये तो ऑब्सेशन हो गया। अब इससे निजात पाने के लिए, इससे रिलीफ पाने के लिए, इससे चैन पाने के लिए वो बार बार हाथ धोएगा, ये कंपल्शन हो गया। तो ओसीडी में कोई ना कोई ऑब्सेशन या कंपल्शन या दोनों भी एक साथ हो सकते हैं। हमेशा जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ ही हों। जैसे बच्चों के केस में उनको कंपल्शन तो दिख जाएगा आपको, लेकिन वो अपने ऑब्सेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी उनकी इतने लैंग्वेज स्किल्स डेवलप नहीं होते, इतने इंटेलिजेंट नहीं हुए होते हैं कि वो एक्सप्लेन कर पाएँ। और जो ओसीडी के सिम्टम्स है वो किसी सब्सटेंस की वजह से जो है नहीं हो रहे हों। सब्सटेंस मतलब जैसे अफीम, चरस, गांजा, हशीश, हेरोइन, ये सब से भी जो है ऑब्सेसिव या कंपल्शन वाले सिम्टम्स हो सकते हैं। पर अगर इसके सब्सटेंस यूज़ की वजह से हो रहा है तो उसको हम ओसीडी में नहीं डालेंगे, तो सब्सटेंस यूज़ या अब्यूज़ की कैटेगरी में जाएगा। फिर कुछ और जो है मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें ये टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं, तो अगर वो डिसऑर्डर है तो भी ओसीडी की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट में गैड कहते हैं। तो
तो इसमें जो है व्यक्ति बार बार किसी चीज़ पे चिंता कर रहा है, एक चिंता खत्म करेगा फिर दूसरी खत्म करेगा, तीसरी, लगातार चिंता ही करता रहता है। तो ये तो ऑब्सेशन है, दिखने में लग रहा है, लेकिन वो गैड वाले सिम्टम्स हैं, इसलिए वो ओसीडी में नहीं आएगा। फिर इसी तरह बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, मान लो किसी आदमी को बार बार ये थॉट आ रहा है कि उसके एक बाजू जो है कमज़ोर है, दूसरा ठीक है, अभी बार बार थॉट आ जाएगा, तो उस एंजाइटी से रिलीफ पाने के लिए वो क्या करेगा, बार बार उस हाथ की एक्सरसाइज करेगा ताकि वो और स्ट्रांग हो जाए। तो इसमें ऑब्सेशन भी दिखाई दे रहा है, कंपल्सन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर वाला है, तो इसलिए ये ओसीडी में नहीं आएगा। फिर इसी तरह से और जो डिसऑर्डर है, होर्डिंग डिसऑर्डर हैं, ट्राइकोटिलोमेनिया यानी कि हेयर पुलिंग, आदमी बार बार अपने बाल जो है उखाड़ रहा होता है। फिर एक्सकोरिएशन यानी स्किन पिकिंग डिसऑर्डर, स्किन को कहीं से निकाल रहा होता है, तो उसमें भी जो है कोई कंपल्सन दिखाई दे रहा होता है, पर वो अलग डिसऑर्डर्स हैं। फिर डायग्नोसिस होने के बाद भी ओसीडी हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एक तो इनसाइट के बारे में, इनसाइट का मतलब है उसको अपनी प्रॉब्लम के बारे में कितना एहसास है कि उसको मेडिकल प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर है, ये उसको एहसास है या नहीं है। तो अगर तो उसको पूरी तरह से या अच्छी तरह से एहसास है तो उसे जो है हम कहेंगे विद फेयर और गुड इनसाइट, और उसे बहुत कम जो है एहसास है, बहुत कम इनसाइट है, तो फिर हम स्पेसिफाई करेंगे विद पुअर इनसाइट। और ये भी पॉसिबल है उसे बिल्कुल इनसाइट ना हो, बिल्कुल एहसास ही ना हो कि उसे कोई प्रॉब्लम है, या डिल्यूजनल बिलीफ भी हो सकता है। डिल्यूजनल बिलीफ में जो वो उसके दिमाग में थॉट आ रहा है उनको ही सच मान रहा है, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि वो गलत सोच रहा है। तो ये थर्ड कैटेगरी हो गई जिसमें एब्सेंट इनसाइट या डिल्यूजनल बिलीफ हो गया। अगली चीज़ जो स्पेसिफाई करने की होती है ओसीडी में, वो ये होता है कि टिक डिसऑर्डर तो नहीं है कहीं उसको। टिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि रिकरेंट मोटर या वोकल टिक हो सकता है। तो अगर बार बार जो है मान लीजिए कि मोटर टिक है या वोकल टिक है, वो हो रहा है, तो देखने में तो कंपल्सन दिखाई देगा, लेकिन वो टिक रिलेटेड है, तो हमें उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, क्या कभी टिक डिसऑर्डर रहा है या अभी है। तो अगर है तो वो हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई इसको टिक रहा है या है, क्योंकि फिर हमें सिम्टम्स जो है फ़र्क देखने पड़ेंगे। अब डेवलपमेंट एंड कोर्स की बात करें ओसीडी के, तो एवरेज एज जो है इसकी मानी गई है, देखी गई है यूएसए में 19.5 साल, 19.5 ईयर्स। डाटा क्योंकि ऑथेंटिक जो है बाकी कंट्रीज से इतना मिलना आसान नहीं होता है, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर के साथ में स्टिग्मा जुड़ा हुआ है सोशली, तो लोग बाग जो है रिपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए हर जगह से डाटा ऑथेंटिक मिलता नहीं है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे मेंटल अवेयरनेस ज़्यादा है मेंटल हेल्थ के बारे में, तो इसलिए लोग रिपोर्ट करने में शर्माते नहीं हैं, तो इसलिए डाटा ये अमेरिका का है। और जो ऑनसेट जो है स्टार्टिंग एज जो है वो लगभग 14 साल की एज में हो जाता है ओसीडी का, और 35 साल 35 ईयर्स के बाद में जो है बहुत रेयरली जो है ओसीडी होता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन बहुत रेयरली होगा। और फीमेल्स के मुकाबले मेन में जो है ऑनसेट की एज कम होती है। तो जैसे कि मेन के केस में 25% केसों में ये देखा गया है कि 10 साल की एज ऑनसेट हो जाती है, ऑनसेट मतलब शुरुआत हो जाती है ओसीडी की। और जो इसकी ऑनसेट है वो ग्रेजुअल होती है, धीरे धीरे सिम्टम्स आते हैं और बढ़ते जाते हैं, लेकिन अनायास भी हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन कम होता है। मैक्सिमम केसेस में ग्रेजुअल होता है। और अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए इसका, तो संभावना पॉसिबिलिटी बहुत ना के बराबर है कि अपने आप ही ठीक हो जाए। बहुत रेयरली होता है कि अपने आप ही ठीक हो गया बिना ट्रीटमेंट के। और कोई और दूसरे डिसऑर्डर भी इसके साथ में हो जाएं ओसीडी के साथ में, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं। जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, पीटीएसडी है, ट्राइकोटिलोमैनिया है, एक्सकोरिएशन है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है। तो इनके साथ में भी ओसीडी हो सकती है कि ओसीडी भी है और इनमें से कोई और डिसऑर्डर भी है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट जो है हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब ये है कि ऐसे कौन से डिसऑर्डर्स हैं जिनके सिम्टम्स ओसीडी से मिलते जुलते हैं पर वो अलग डिसऑर्डर हैं।
क्योंकि मिलते जुलते हैं तो ये मिस्टेक हो सकती है कि हम OCD उसको डायग्नोस कर दें पर एक्चुअली डिसऑर्डर कोई और हो। तो वो कौन से डिसऑर्डर्स हैं जिनके सिम्टम्स इससे मिलते जुलते हैं और डिफरेंशियली डायग्नोसिस ज़रूरी है। एक तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, अदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स है जैसे ट्राइकोटिलोमैनिया, एक्सकोरिएशन, ईटिंग डिसऑर्डर्स, वो भी उनमें भी देखा गया। टिक डिसऑर्डर हम बात कर चुके हैं। फिर साइकोटिक डिसऑर्डर्स, जैसे हमने बात की थी कि इंसाइट में जो है एब्सेंट इंसाइट भी हो सकती है, डिल्यूजनल बिलीफ भी हो सकता है। तो वही चीज़ जो है साइकोटिक डिसऑर्डर्स में भी होती है। फिर जो सेक्सुअल बिहेवियर से भी रिलेटेड जो है कंपल्सिव लाइक बिहेवियर हो सकते हैं, जैसे पैराफीलिया है। फिर गैम्बलिंग है, उसमें भी जो है कंपल्सन दिखाई देता है, ऑब्सेशन भी होता है उसमें। सब्सटेंस यूज़ में भी ऑब्सेशन भी हो सकता है, कंपल्सन भी हो सकता है। फिर एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, उसमें भी सिम्टम्स जो है काफ़ी मिलते जुलते होते हैं OCD से, तो वो भी जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आएगा। फिर अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर किसी को OCD है तो ट्रीटमेंट क्या क्या होगा। तो एक तो साइकोथेरेपी हो सकता है, जिसे टॉक थेरेपी भी कहते हैं। फिर मेडिकेशन भी हो सकता है। मेडिकेशन में एक तो SSRI का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, और दूसरा एंग्जियोलाइटिक्स भी हो सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हो सकते हैं। और मेडिकेशन और टॉक थेरेपी दोनों साथ भी चल सकती है। बेस्ट जो है किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के लिए जो है ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी और मेडिकेशन दोनों साथ साथ ही चलने चाहिए। फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, वो कर सकते हैं। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है, वो कर सकते हैं। फिर एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो स्टिमुलस उसको जो है मजबूर कर रहा है कंपल्सन के लिए, उससे एक्सपोज किया जाता है पेशेंट को, लेकिन कंपल्सन करने नहीं दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसको जो है ऑब्सेसिव थॉट आ रहा है कि कंटामिनेशन का या इन्फेक्शन का कुछ टच करेगा तो इन्फेक्ट हो जाएगा, तो उसे कोई हार्मलेस चीज़ जो है टच करवाएंगे लेकिन हाथ नहीं धोने देंगे। तो धीरे धीरे उसको फिर जो है ये एहसास हो जाएगा कि हाँ, बिना हाथ धोए भी रिलीफ मिल सकता है। तो कि हाथ धोने से रिलीफ तो मिलेगा, वो टेम्परेरी होगा, और ये जो है रिलीफ एक बार आदत पड़ गई बिना हाथ धोने की तो ये रिलीफ जो है परमानेंट होगा। तो ये एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन होगा। फिर एवर्शन थेरेपी भी कर सकते हैं। जिस चीज़ से उसको टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा है, अगर उसी से एवर्शन हो जाए तो फिर वो काम नहीं करेगा, तो एवर्शन थेरेपी भी कर सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर मेंटल डिसऑर्डर में, जैसे डिप्रेशन में भी, सब्सटेंस डिपेंडेंस के केस में भी सपोर्ट ग्रुप बहुत काम करते हैं। अच्छा इफेक्ट आता है, ये देखा गया है। बाकी की चीज़ों के साथ, ये नहीं कि खाली सपोर्ट ग्रुप मैं बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों के साथ में सपोर्ट ग्रुप भी हो। तो सपोर्ट ग्रुप में फ़ायदा ये होता है, नंबर एक तो वो उसको ये दिखता है कि मेरे जैसे और भी हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, तो इसको काफ़ी मेंटली रिलीफ मिलता है इस बात का। दूसरा, क्योंकि सब की प्रॉब्लम सेम ही है तो वहाँ पे शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एक दूसरे से। तो जब आदमी दिल की बात कह लेता है तो मन हल्का हो जाता है, तो वो भी एक स्ट्रेस रिलीज होता है। तीसरा ग्रुप में क्या होता है कि जब कोई आदमी अपनी प्रॉब्लम बताता है तो वो प्रॉब्लम हो सकता है कईयों ने और ने फेस की हो, तो वो अपना अपना जो है उन्होंने जो किया था वो सॉल्यूशंस बताते हैं, हमने ये किया था, तुम भी ऐसे कर लो, इस टाइप से। तो उसको ये भी एक इस बात का सुकून मिलता है, एक इस बात का सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं दूसरों की भी हेल्प कर पा रहा हूँ। फिर अगली चीज़ जो है साइको एजुकेशन, जो पेशेंट और उसके जो सपोर्ट ग्रुप वाले हैं प्लस उनके फैमिली मेम्बर, सबको जो है साइको एजुकेशन दी जाती है कि भाई OCD क्या है, क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे ठीक होगा, क्या इसका ऑनसेट होता है, इसका प्रोग्नोसिस क्या है। तो उससे फिर लोग मेंटली तैयार हो जाते हैं उससे डील करने के लिए। तो ये सब कुछ जो है ट्रीटमेंट थे। और ऐसा नहीं कि OCD जो है किसी को हो गया तो फिर उसकी ज़िंदगी ख़त्म है, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सेलिब्रिटी, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी, फिल्म एक्टर भी, जिनको जो है OCD है, उन्होंने और अपना नॉर्मल जीवन जीते हैं। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जिनकी तस्वीर है वो है लियोनार्डो डिकैप्रियो। तो इनको जो है OCD है, लेकिन इनको देखिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला है और बहुत बार ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुए हैं। तो कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होने का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उसके बावजूद भी जो है आदमी बहुत कुछ ज़िंदगी में हासिल कर सकता है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, लाइफस्टाइल चेंजेस करे, डॉक्टर की सलाह माने,
पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखे तो सब कुछ कर सकता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो क्योर होता है और एक होता है ट्रीटमेंट। क्योर का मतलब तो बीमारी को जड़ से ख़त्म हो गया, ठीक हो गया, दोबारा नहीं होगी। तो मेंटल डिसऑर्डर्स केस में सभी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, ट्रीटमेंट सभी में पॉसिबल है काफ़ी हद तक। तो अगर पूरी तरह से सिम्टम नहीं भी कंट्रोल में, तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में तो हो ही जाएंगे कि आदमी अपना जो है डे टू डे काम कर सके। तो कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होने पे सबसे पहले समझाने की बात यही होती है पेशेंट को कि कोई ऐसा नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो इसी के साथ मेरा आज का लेक्चर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको नई जानकारियाँ मिली होंगी और आपको जो है इन डेप्थ नॉलेज मिली होगी। तो फिनिश करते हैं इसको, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।